नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको पाँचवें सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो जो पहला पेपर होता है उसको तो नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है? तो वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत होता है दूसरे पेपर में, बहुत सारे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं परेशान हो जाते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। एक्चुअली में क्या है कि वैकल्पिक प्रश्न पत्र दिया जाता है आपके पेपर 2 में। यानी पेपर 2 की अगर बात की जाए बी फिफ्थ सेमेस्टर में, अगर आप इतिहास सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केवल हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री अलग हो गया आपका, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं, केवल हिस्ट्री। तो केवल हिस्ट्री में जो होता है वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में 3 पेपर आपको देने देने होते हैं। यानी कि जैसे दूसरे पेपर का ए, बी और सी, ए बी सी अगर तीनों की बात करें बाबू, तो इन तीनों में से कोई एक आपको पढ़ना होता है। ए वाले पोर्शन में आपका शामिल है भारत का सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का इतिहास, ठीक है? आप चाहें तो इसको पढ़ें, आप चाहें तो दूसरे वाला पेपर में पढ़ें आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 से 1815 ईस्वी तक, ठीक है? आप वो भी पढ़ सकते हैं। और आप चाहें तो पढ़ें क्या इतिहास की नैतिकता और व्यावसायिक उपयोगिता, ठीक है? ये आप जो है तीसरे वाले में पढ़ सकते हैं। तो आप जो चाहें आप पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है आपके कॉलेज में। आप जब चूज करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, उस दौरान आपको ये चीज़ें भरनी होती हैं। ऐसे ही आपको और कई पेपर्स में देखने को मिल सकते हैं पाँचवें सेमेस्टर में कि आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं चूज करके। तो इन तीनों में से केवल एक ही पढ़ना है। अधिकतर बच्चे जो पढ़ते हैं वो भारत का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास पढ़ते हैं, चूंकि वो पहले से भी पढ़ करके आए हैं तो उनको सरल लगता है वो चीज़ें। 1200 ईस्वी से लेकर के और 1700 ईस्वी तक का जो इतिहास है बेटा, ये बेसिकली मुगल काल और दिल्ली सल्तनत का युग रहा है। 1700 के बाद में आप देखते हैं मुगल एम्पायर जो है ढह जाता है 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। 1200 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये जो 5 वंश हैं इनके बारे में, इनका सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास बेसिकली। और मुगल काल में बेसिकली जो है बाबर का, ठीक है, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का और औरंगजेब का, इन सभी के काल में बेसिकली जो सांस्कृतिक और सामाजिक चीज़ें हुई उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं बहुत सारे विश्वविद्यालय में होती हैं, तो उन बच्चों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लिखने वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि जैसे जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जैसे दीनदयाल उपाध्याय में एचआईएस करके 202 मतलब 302 या 303 करके पेपर आता है, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, परीक्षा ऑब्जेक्टिव अगर होगी, जैसे महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, भीमराव अम्बेडकर आगरा, एमजी पैरी मतलब कि आपका मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सभी में ऑब्जेक्टिव आते थे। अब की बार हो सकता है एक आध दो विश्वविद्यालय में लिखित आने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर ऑब्जेक्टिव आते तो आप इन चीज़ों को पहले से ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं ये मॉडल पेपर दे रहा हूँ आपको, ठीक है? पहला प्रश्न आ चुका, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, नाम सुना होगा। रजिया सुल्तान जो थी, ये प्रथम महिला शासिका थी। कौन थी बेटा? रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान के बारे में अगर आप ना जानते हो तो जान लीजिएगा, ठीक है? रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में बताएं, बताइए भाई। रजिया सुल्तान जो थी प्रथम जो है शासिका थी। आपको बता दूं कि ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर पहली बार बैठती है महिला, एकदम पुरुषों के पोशाक में रहती थी। इससे बहुत सारे लोगों को जलन भी हुआ करती थी रजिया सुल्तान के बारे में, ठीक है? शासनकाल 1236 से 1240, मात्र 4 साल का शासन रहा। मामलूक वंश यानी गुलाम वंश की गद्दी पर बैठी। इनके पिताजी का नाम था इल्तुतमिश्र। इल्तुतमिश्र जो थे वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है? आप देखते हैं गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे होती है। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी अपना राजपाट छोड़ करके चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक उसको संभालता है और कुतुब मीनार की नींव भी वही शुरू करवाता है। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम होता है इल्तुतमिश्र, ठीक है? दामाद भी होता है और उसका गुलाम भी होता है। तो इसीलिए इल्तुतमिश्र को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, ठीक है? तो उसी इल्तुतमिश्र का जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पुत्री है रजिया सुल्तान, वो गद्दी पर बैठती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? पहली और एकमात्र मुस्लिम शासक थी जिसने जो है शासन की बागडोर संभाला। इससे पुरुष लोग जो थे वो एकदम से नाराज हुआ करते थे।
इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र एक थे, उनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, वो गद्दी पर बैठते हैं, परंतु वो अयोग्य शासक था और उस अत्याचार कर रहा था, इसकी वजह से उसको हटा दिया गया और 1236 ईस्वी की डेट में रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया। ये न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासका थी। प्रशासन, न्याय सभी में ज़बरदस्त काम कर रही थी। न्याय धर्मनिरपेक्षता भी इसके अंदर थी, सभी धर्मों का पालन करती थी, मतलब सभी धर्मों के बारे में जो है सहिष्णुता रखती थी। पर्दा प्रथा को अस्वीकार किया, जो महिलाएँ मतलब उसमें रहती थीं, क्या नाम है, जो महिलाएँ ओढ़े रहती हैं मुस्लिमों में, तो वो सब इसने जो है ख़त्म कर दिया था। और ये तुर्क अमीरों के विरोध के बावजूद अपने योग्य सहयोगियों को महत्वपूर्ण पद पर रख रही थी। ठीक है, मलिक याकूत जो था, वो इसका प्रेमी था, एक जो है अफ्रीकी मूल का एक निवासी था, वो मलिक याकूत, उसको उच्च पद पर इन्होंने नियुक्त कर दिया था। इसी वजह से जो तुर्क सरदार थे या दल चालीसा जो थे, वो एक प्रकार से इसके विरोध में आ जाते हैं। तुर्क अमीरों का विद्रोह हो जाता है और अंततः रजिया की स्वतंत्र नीतियों के कारण से 40 अमीरों का जो समूह होता है, वो एक प्रकार से इनके खिलाफ हो जाता है और इस तरीके से आप देखते हैं कि रजिया सुल्तान के खिलाफ भी षड्यंत्र करके इसको मार दिया जाता है। 1240 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने विद्रोह किया, रजिया को हरा करके आल्तूनिया ने बंदी बना लिया और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया और दिल्ली पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन युद्ध में दोनों मारे जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखते तमाम सारी चीज़ें हैं। रजिया याकूत खां से प्रेम भी करती थी, ठीक है, और यही सब चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिन्हाज उस सिराज नाम का एक इतिहासकार है, वो कहता है कि रजिया पुरुषों से अधिक योग्य थी और इसीलिए उसको गद्दी पर बैठाया गया था, पुरुषों के भेष में ही रहती थी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? सत्ताच्युत माने होता सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? रजिया सुल्तान को बताएं। रजिया को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रजिया को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? सभी लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में तुर्क अमीर थे, दल चालीसा बनाया गया था। दल चालीसा की स्थापना आप देखते हैं किसने करी थी? दल चालीसा की स्थापना किसने करी थी? दल चालीसा इल्तुतमिश ने बनाया होगा, ठीक है, और इल्तुतमिश ने जब दल चालीसा बनाया था तो वो दल 40 अमीर लोगों का संगठन हुआ करता था, तुर्क सरदार हुआ करते थे, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया था। मतलब तो ये दल चालीसा के लोग जो थे इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और ये हट जाती है सत्ता से। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम क्या था बेटा? गियासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। क्या नाम था? गियासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन से, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान मंगोल थे? नहीं। अफगान थे? नहीं। एक जाट कबीला के भी नहीं थे। ये लोग क्या थे? एक तुर्क सरदार थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाए, तुर्क थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, रजिया के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश इसके पिताजी का नाम था। शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा है, ठीक है। और रजिया सुल्तान के उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर कौन बैठा था? बहराम शाह बैठा था। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने किसको बैठा था गद्दी पर? बहराम शाह को बैठा था दिल्ली की गद्दी पर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक समानता और प्रशासनिक दक्षता हेतु रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का विरोध भी किया था। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में चूंकि सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों में आता है रजिया सुल्तान से, तब तमाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। याकूत खां को उच्च पद पर बैठा देती है, चूंकि उससे प्रेम भी करती है, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। अच्छा, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में ही स्थित है रजिया सुल्तान का मकबरा, दिल्ली के बुलबुली खां क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, वह कौन विद्वान था जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ अल मसूदी नाम का एक विद्वान था, वो भारत में आया था, ठीक है। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत में कौन सा विद्वान आया था? तो अल मसूदी आया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबारी कवि हुआ करते थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से, तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तबकाते नासरी जो है फारसी भाषा में लिखी गई रचना है,
ठीक है। 1260 में इसका लेखन कार्य पूरा हुआ था। मिन्हाज सिराज नाम का एक इतिहासकार उसने लिखा था इस पुस्तक को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? तूतीय हिंद की बात की जाए तो तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को बेटा क्या कहते हैं? तूतीय हिंद की उपाधि दी जाती है। हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो था वो 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा था और ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में मोहम्मद तुगलक के दरबार में भारत में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसी के शासनकाल में भारत में ये आया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये बहुत ही सनकी और पागल तान जो है शासक था। कहा जाता जब इसकी मृत्यु हुई तो लोगों ने जनता ने कहा कि भाई जनता को फुर्सत इतिहासकारों ने कहा कि जनता को इससे फुर्सत मिल गई और इसको जनता से फुर्सत मिल गई, क्योंकि इसकी जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और ये बहुत विद्वान आदमी था। तो ये जनता की बातों को समझ नहीं पाता था। 500 साल जो है आगे की सोचता था। प्रतीक मुद्रा का प्रचलन चलवाया था। दिल्ली से दौलताबाद जो है राजधानी हस्तांतरण करवाई थी। तो सब में विफल ही रहा। दक्षिण अभियान भी इसका विफल रहा। तो मतलब जी जो भी काम किया इसने सभी कामों में ये विफल रहा, चूंकि आगे की सोचता था। उस समय वैसा समझता नहीं। तो ये इब्न बतूता जब आता तो इसी से बैठ के दिन भर बातचीत किया करता था। ये मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि शेख सादी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? शेख सादी जो थे बलबन, ठीक है, बलबन की दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के नजदीक तुगलकाबाद की स्थापना किसने की? तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी। तुगलकाबाद, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजधानी के रूप में आगरा शहर के लिए जगह का चुनाव किसने किया था? आगरा शहर के लिए चुनाव किसने किया था? बताएं। जमात खाना बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी ने इसका जो है किया था, ठीक है। राजधानी के रूप में आगरा शहर के लिए जगह का चुनाव जो किया था सिकंदर लोदी ने किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है। मुगल कालीन कपड़ों के रंगाई का एक प्रमुख केंद्र था। बताएं। मुगल कालीन कपड़ों के रंगाई का एक प्रमुख केंद्र क्या हुआ करता था? मछलीपट्टनम। बिल्कुल, मछलीपट्टनम में मुगल कालीन कपड़ों की रंगाई वगैरह हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आईने अकबरी में कितने शाही कारखाने का उल्लेख मिलता है? आईने अकबरी में कितने शाही कारखानों का उल्लेख मिलता है? तो 36 शाही कारखाने थे आईने अकबरी में वस्त्र निर्माण के। अगला क्वेश्चन से, मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे? बताएं। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे बेटा? बिल्कुल राइट, उसको बोलते थे विजारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मुगल काल में करोड़ी कौन है? मुगल काल में करोड़ी कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास। करोड़ी का मतलब होता था भू राजस्व अधिकारी को करोड़ी कहते थे। जो भू राजस्व अधिकारी होता था, टैक्स वगैरह वसूलता था, उसको हम जो है क्या बोलते थे? करोड़ी बोलते थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, मुगल काल में मंत्री के पद में जैसे कि एक वजीर हुआ करता था जो प्रधानमंत्री होता था, मुख्यमंत्री जिसको कह सकते हैं, वित्त राजस्व और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी देखता था। मीर बख्शी होता था सेना का प्रमुख अध्यक्ष। सैनिकों की नियुक्ति करना हुआ, वेतन वगैरह देना हुआ तो मीर बख्शी करता था। सदर उस सुदूर की बात की धार्मिक मामलों में इसे दान पात्र हुआ। दान पात्र को क्या कहते थे मुगल काल में? इनाम ए जागीर। इनाम ए जागीर का जो है मालिक होता था सदर उस सुदूर, ठीक है। इस्लामी न्याय व्यवस्था की देखरेख करता था ये। काजी उल कजात की बात की तो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था काजी उल कजात, ठीक है। दीवाने रियासत जो होता था वो शाही खजाने और प्रतिबंध राजस्व का प्रभारी को शाही दीवाने रियासत कहते थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। मुगल काल में मंत्री परिषद को समान रूप से दरबार खास के नाम से भी जानते थे। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो तमाम सारी चीजें थी इसमें। आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो मुगल काल में करोड़ी था भू राजस्व अधिकारी। अगला क्वेश्चन आ चुका, मुगल काल में राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत। आय की राजस्व मतलब आय की का स्रोत जो प्रमुख था भारत मुगल काल में। मुगल काल में भारत में राज्य की जो आय का स्रोत था वो था भू राजस्व, यानी कि भूमि से टैक्स वगैरह लिया जाता था। अगला क्वेश्चन आ चुका, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उसे कहा जाता था। मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उसे कहा जाता था, उसे नकदी कहते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आ चुका, मुगल बादशाह किससे जागीर प्रदान करते थे? मुगल बादशाह किससे जागीर प्रदान करते थे? तो महाल ए पैबाकी से जागीर प्राप्त करते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से, मुगल काल में मौलिम था। मुगल काल में मौलिम क्या था? मौलिम का एक जहाज का नाम था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो वो थी चाय। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, चाय इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुगल कालीन भारत में अर्धलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात किया? निर्यात माने होता है बेचना। तो मुगल कालीन भारत में अधोलिखित, अधोलिखित मतलब होता है नीचे लिखी गई वस्तुओं में से किसका निर्यात किया जाता था? तो सूती और रेशमी वस्त्रों का हम लोग बेचते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र बताएं। नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था इनमें से? मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र जो था, आगरा के पास पड़ता है एक बयाना नाम का स्थान, वहीं पर नील की खेती बढ़िया तरीके से होती थी। अगला क्वेश्चन से, मुगल कालीन भारत में क्या होता था? अमेरिकी देशों से कोई व्यापार नहीं था। बाकी बंगाल में अच्छे ऊनी कपड़े जो थे बनते थे, बिल्कुल ठीक बात है। वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग था मुगल काल में। चीनी उद्योग इसमें नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अमेरिकी देशों से कोई व्यापार नहीं था, नहीं बिल्कुल था। तो यही आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। भारत में मुगल कालीन भारत में अंग्रेजी देशों से कोई व्यापार नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका भैया, व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का उपयोग होता था? किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? तो ददनी शब्द का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक क्या कहलाते थे? अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषकों को पार्ड या पाही के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाही या पार्ड कहते थे। आज भी आप देखते दूसरे देशों में, जब आप दूसरे इलाकों में जब खेत आपका होता है तो उसको पाही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1908, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किस वर्ष केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष बताएं। प्रश्न क्या पूछा गया भैया? किस वर्ष केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया 1930 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1901 में की गई थी। पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मुस्लिम धर्म गुरुओं को कहा जाता था, मुस्लिम धर्म गुरुओं को उलेमा कहते थे। क्या बोलते थे? उलेमा कहते थे, ठीक है। उलेमा क्या कहते थे? मुस्लिम धर्म गुरुओं को उलेमा कहते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सूफीवाद में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? सूफीवाद में तर्क ए दुनिया का अर्थ होता है परित्याग करना। किसका परित्याग करना? उद्बुद्ध विश्व का परित्याग करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित मुगलों में से कौन सा संस्कृत भाषा और संस्कृत का एक बड़ा विद्वान था? मुगल बादशाह में से कौन सा संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है? तो दारा सिकोह जो था संस्कृत का बड़ा जबरदस्त विद्वान आदमी था, संस्कृत भाषा और साहित्य दोनों को जानता था। अगला क्वेश्चन से, सर्वाधिक उपजाऊ जमीन कृषि योग्य भूमि को कहते थे। सर्वाधिक उपजाऊ जमीन कृषि योग्य भूमि को क्या कहते थे? उसको पोलज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, महेश दास किसका नाम था? महेश दास जो है राजा बीरबल का नाम था। बीरबल जो कि अकबर के नौरत्नों में से एक थे, उन्हीं का नाम था महेश दास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मेहर संबंधित है। मेहर क्या होता था? मेहर एक संपत्ति होती थी जो विवाह के दौरान मुस्लिम स्त्री और पुरुष के बीच में एक समझौते के तौर पर रखी जाती थी।
अगला क्वेश्चन आ चुका, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने कराया था? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद करवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी में सूफी मत की कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है? आईने अकबरी में सूफी मत की कितनी शाखाएं हैं? 14 शाखाओं के बारे में बताया गया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सूफी कहाँ मजलिस लगाते थे? सूफी अपनी मजलिस कहाँ पर लगाते थे? खानकाह में अपनी मजलिस लगाते थे सूफी लोग। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, दीन ए इलाही का कौन सदस्य था? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही एक धर्म था जिसको अकबर ने स्थापित किया था, जिसमें सभी धर्मों को समान जो है व्यवस्था दी गई थी। भगवान सूर्य नमस्कार भी किया जाता था इस धर्म में। दीन ए इलाही धर्म जो होता था, ठीक है, ये शेख फैजी इसका सदस्य हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मुकद्दम का संबंध किससे था? मुकद्दम का संबंध जो था ये ग्राम प्रबंध से था। ग्राम सभा का मैनेजमेंट करने के लिए मुकद्दम शब्द का प्रयोग होता किया जाता था। अगला क्वेश्चन से, मुगल काल में एक सोने की मोहर कितने बराबर होती थी? एक सोने की मोहर जो मुगल काल की होती थी वो किसके बराबर होती थी? मुगल काल में एक सोने की मोहर बराबर होती थी किसकी? 159 ग्रेन के बराबर होती थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मध्यकालीन भारत में चित्रकला का महानतम संरक्षक कौन था? मध्यकालीन भारत में चित्रकला का महानतम संरक्षक था जहांगीर। ठीक है, अकबर के पुत्र हैं जहांगीर, ये बात ध्यान रखेंगे। 1605 से 1627 ईस्वी तक शासनकाल रहा इनका, और ये काल बेसिकली चित्रकला का स्वर्ण काल कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा चित्रकला के बारे में काम किया इसने। लीलावती का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? लीलावती भास्कराचार्य एक गणितज्ञ थे, उनकी रचना है लीलावती। 1587 में इसका प्रकाशन, मतलब ये लिखी गई रचना अकबर के समय काल की रचना है। तो इसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? फैजी ने किया था। इसका अनुवाद फैजी ने किया था, और फैजी अकबर के कहने पर उसने किया था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन सा चित्रकार पाश्चात्य तकनीक के लिए प्रसिद्ध था? पाश्चात्य टेक्नोलॉजी के लिए कौन प्रसिद्ध था बेटा? उसका नाम है बसावन। बसावन एक चित्रकार था जो पाश्चात्य तकनीक के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बीरबल का पूरा नाम क्या था? महेश दास बीरबल का पूरा नाम है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आगरा के किले में निर्मित पहली सफेद संगमरमर की इमारत है? निम्नलिखित में से कौन सी आगरा के किले में निर्मित पहली सफेद संगमरमर की इमारत है? तो है मोती मस्जिद। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन आचार्य 2 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? कौन सा जैन आचार्य था 2 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा था और उसको क्या कहा गया था? जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी। वो कौन था? जगत गुरु की उपाधि किसको दी गई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इनमें से कौन सा था वो। उसका नाम था, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा विजय सूरी, हीर विजय सूरी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीर विजय सूरी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट खामोशी से संगीत को पसंद करता था एवं कुशल बीणा वादक भी था? बहुत बढ़िया प्रश्न परीक्षा में हमेशा आता है। खामोशी से संगीत को पसंद करता था और बीणा वादक पसंद करता था, बीणा खुद भी बजाता भी था, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर कहा जाता है, या फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर का लेखक कौन है? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं जदुनाथ सरकार, बड़े अच्छे इतिहासकार हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी इनमें से किसके लेखक हैं? अब्दुल हमीद लाहौरी ये लेखक हैं पादशाह नामा के, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि अमल ए सालेह नाम की पुस्तक को लिखा मोहम्मद सालेह ने। ठीक है, तारीखे शाहजहानी को लिखा है सादिक खां ने। ठीक है, सादिक खां। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस शासक के समय में अंडाकार शैली का गुंबद स्थापत्य कला का मुख्य लक्षण बन चुका था? किस शासक के समय में अंडाकार शैली का गुंबद स्थापत्य कला का मुख्य लक्षण बन चुका था? तो हुमायूं, जो कि बाबर के पुत्र हैं, उन्हीं के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाजी बेगम कौन थी? हाजी बेगम जो थी, हुमायूं की पत्नी का नाम था हाजी बेगम, और इन्हीं के पुत्र हैं अकबर। ठीक है, अकबर की माँ का नाम था हाजी बेगम। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित मुगल आमीरों एवं सेनापतियों में से
कौन एक हिंदी कवि था इनमें से? तो अब्दुल रहीम खान खाना एक हिंदी कवि थे। रहीम दास के नाम से हिंदी में इनको जाना जाता है। ये बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान अकबर के जो है प्रधानमंत्री, यानी अकबर इन्हीं के संरक्षण में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है हेमू से जीतते हैं। बैरम खान के ही संरक्षण में। बैरम खान जो थे वो रहीम दास के पिताजी का नाम है। अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। ठीक है, अकबर के नौरत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब्जा कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब्जा कब किया था भैया? 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब्जा किया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गुजरात पर कब्जा किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब्जा किया था 1299 ईस्वी में। उलूग खां वहां पर शासन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आ चुका, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया था? जुलाई महीने में किया था 1301 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमीर देव का शासन था वहां पर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बना? दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी के बाद में जो शासन संभालते हैं अलाउद्दीन खिलजी संभालते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा, जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल जो रहा है 1290 से 1296 जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा। लगभग 6 सालों 1296 से 1316 ईस्वी तक शासनकाल रहा है किसका? एक मिनट, जलालुद्दीन खिलजी का पूछा गया है ना। जलालुद्दीन खिलजी की बात की तो 1290 से 1296 तक ही शासन रहा जलालुद्दीन खिलजी का। खिलजी वंश कब से कब तक रहा बेटा? खिलजी वंश की बात की तो 1290 से ही खिलजी वंश शुरू होता, चूंकि जलालुद्दीन खिलजी ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। दिल्ली सल्तनत बोल रहा हूँ, खिलजी वंश की स्थापना करी दिल्ली सल्तनत में। 1290 में स्थापना होती खिलजी वंश की और 1320 तक ही खिलजी वंश चलता है, लगभग में 30 सालों तक बस। ठीक है, और इसी के बाद में आप देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की, उसको मार देते जलालुद्दीन खिलजी को। ठीक है, और उसके बाद में स्वतः गद्दी पर बैठ जाता है। 1296 से 1316 तक का जो है गद्दी पर जो है जलालुद्दीन खिलजी बैठता, मतलब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। तो प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1296 से 1316 तक रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था गुलाम वंश, जिसको मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। मामलूक वंश या गुलाम वंश। ठीक है, सबसे पहला वंश कौन सा है? सबसे पहला बेटा वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1206 में स्थापना होती है गुलाम वंश की। किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। और 1290 ईस्वी तक जो है रहा, जो है कौन सा? मामलूक वंश। इसके बाद 1290 में जो है जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना कर दी खिलजी वंश की। तो 1290 से लेकर के और 1320 तक का जो समय काल रहा है वो रहा है बेटा, 1290 से 1320 तक का समय काल किसका रहा है? ये रहा है खिलजी वंश का। खिलजी वंश के बाद में अगला वंश आता है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश की अगर बात करें बेटा तो तुगलक वंश कब से कब तक रहेगा? 1320 से शुरू होगा और 1414 ईस्वी तक का जो समय काल रहा तुगलक वंश का रहा। तुगलक वंश के बाद में आता है अगला वंश सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश आता है। सैयद वंश 1414 ईस्वी से शुरू होगा और कब से कब तक रहेगा? 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है, 1451 ईस्वी तक रहेगा ये। ठीक है, यानी कि 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक का जो वंश है वो सैयद वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में 1451 ईस्वी से लेकर के और 1526 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है ये रहा है लोदी वंश। ठीक है, जो लास्ट वंश रहा। तो 5 वंश ये रहे हैं। पहला वंश है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ठीक है, ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत में रहे कुल मिलाकर के। ठीक है, पहला वंश कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290, 1290 से लेकर के 1320 खिलजी वंश। ठीक है, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक तुगलक सैयद वंश। और लोदी वंश 1451 से 1526 तक। 1526 में बाबर आता है और बाबर इब्राहिम लोदी नाम का शासन वो करता है। लास्ट शासक सबसे होता है लोदी वंश का, उसको पराजित करता है और यहीं से जो है कि मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? पहला राजवंश है मामलूक वंश, जिसको गुलाम वंश भी कहते हैं। दूसरा वंश है खिलजी वंश। तीसरा पाल वंश था ही नहीं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर मामलूक वंश का शासन कब से कब तक रहा? मामलूक माने कि गुलाम वंश। 1206 से 1290 ईस्वी तक का शासनकाल रहा गुलाम वंश का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आ चुका, दिल्ली सल्तनत पर दूसरा राजवंश कौन था? दूसरा राजवंश था बेटा खिलजी वंश। 1290 से लेकर के 1320 तक का समय काल खिलजी वंश का रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा वंश खिलजी वंश रहा है। पहला वंश मामलुक वंश, तीसरा वंश आपका आएगा तुगलक वंश, चौथा वंश आपका आएगा सैयद वंश और पांचवा वंश आपका आएगा लोदी वंश। खिलजी वंश दिल्ली पर शासन कब से कब तक किया? खिलजी वंश दिल्ली पर शासन कब से कब तक किया है? 1290 से 1320 तक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश कौन सा था? तो तुगलक वंश जो था तीसरा राजवंश था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। पांचवा पूछेगा तो लोदी वंश, पहला पूछेगा गुलाम वंश, सैयद वंश आपका पूछेगा तो चौथा वंश है सैयद वंश, तीसरा वंश है तुगलक वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बनता है? जलालुद्दीन खिलजी के बाद में शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम शासन किया है? तो मात्र 30 सालों तक खिलजी वंश का शासन रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। गुलाम वंश इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, क्योंकि ये गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश ने शासन किया सबसे अधिक समय तक, कम से कम 94 साल तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन आ चुका, तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश रहा है। 1206 से 1290 तक जो है आपका खिलजी वंश रहा है, सॉरी आपका मामलुक वंश यानी गुलाम वंश रहा। 1290 से 1320 खिलजी वंश। 1414 से लेकर के और 1414 से लेकर 1450 तक कोई शासन नहीं। 1414 से लेकर 1451 तक, हाँ वही 50 तक आपका सैयद वंश रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर लोदी वंश आ जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनाध्यक्ष उसके दक्कन युद्ध अभियानों के समय में कौन था? दक्कन जब अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उस समय मलिक काफूर जो था उसका सेनापति था। जो एक हिजड़ा रहता नहीं मलिक काफूर, जब आप मूवी देखते हैं पद्मावत मूवी, उसमें आप देखते हैं हिजड़ा रहता तो वही मलिक काफूर है। 1000 दिनारी इसको कहते, चूंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान चलाया था? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था वो, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा बनवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से, रेहला निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के तुगलक के दरबार में आया था, उसी ने रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत काल का इतिहासकार नहीं था? दिल्ली सल्तनत काल का इतिहासकार कौन नहीं था? इनमें से अमीर खुसरो, मिनहाज सिराज, जियानुद्दीन मंगबर्नी, ये सब था। जबकि अब्बास खान शेरवानी ये मुगल काल का था, ये दिल्ली सल्तनत का नहीं था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सल्तनत काल में अमीर शब्द का प्रतीक था, अमीर शब्द, सल्तनत काल में अमीर शब्द जो था प्रतीक, ये प्रशासकीय वर्ग के लिए अमीर शब्द का प्रयोग करते थे सल्तनत काल में, जो प्रशासन में भाग लेता था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, किताब अल खराज का लेखक कौन है? किताब अल खराज की अगर बात की जाए, ठीक है, किताब अल खराज को लिखा था काजी अबू यकूब ने लिखा था किताब अल खराज नाम की पुस्तक। किताबुल हिंद पूछा जाए तो अल बरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण दिया था? तो फारसी भाषा को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन संस्कृत का महान विद्वान था? निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में संस्कृत का महान विद्वान था अल बरूनी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है कहाँ पर? अजमेर में, राजस्थान में पड़ता है अजमेर, वहीं पर स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, अकबर के मंत्रियों में से किसने पद्मिनी की घटना को सत्य माना? अकबर के मंत्रियों में अबुल फजल ने पद्मिनी की घटना को सत्य माना था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा ये बताएं, जो है
फतुहाते फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। तबकाते नासरी किसने लिखी? मिनहाज सिराज ने लिखी है। ये सब ध्यान रखेंगे। दिल्ली सुल्तानों में कौन अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम की अगर बात की तो जहांगीर के समकालीन थे ये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? देखिए, शंकराचार्य सबसे पहले आएंगे, फिर रामानुज, फिर चैतन्य महाप्रभु। बिल्कुल ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही सटीक बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बताएं, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो रामानंद साहब ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामदास जी। रामदास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दास बोध के रचयिता कौन थे? दास बोध के रचयिता हैं कौन? रामनाथ जी, रामदास जी इनके गुरु जी हैं। मराठी भाषा में दासबोध नाम की पुस्तक को लिखा गया। 1654 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्तियां किसने कही थी? रामानंद की पंक्तियां हैं। रामानंद के ही जो है शिष्य है कौन? कबीरदास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कबीरदास भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तलवंडी ननकाना में हुआ था, रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को मानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया नवद्वीप, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहीं पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। 18 फरवरी 1486 ईस्वी में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन से, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्रदेव किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य थे ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु की भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु किसको कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु को गौरांग प्रभु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन से, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। ये पंक्तियां मालुकदास ने कही थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तारीखे दाऊदी का लेखक इनमें से कौन था? तारीखे दाऊदी का लेखक इनमें से कौन था? अब्दुल्लाह। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ताजुल मवासिर का लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हसन निजामी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सल्तनत काल में नगरों की सबसे अधिक स्थापना किसने करवाई थी? सल्तनत काल में नगरों की सबसे अधिक स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने करवाया था, मतलब शुरू करवाया था, बाकी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? तो 1420 में किया था। बी ऑप्शन। ताज उल नासिर, ताज उल मासिर का लेखक कौन है? ताज उल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना करी थी? तुलसीदास जी ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना करी थी? तो अकबर, उसका शासनकाल उस समय था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, इबादत खाना या प्रार्थना सभा का अकबर ने 1575 में कहाँ निर्माण करवाया था? इबादत खाना या प्रार्थना सभा जिसको कहते हैं हिंदी में, फतेहपुर सीकरी में उसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किस स्थान पर करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। बी ऑप्शन। दक्षिण का कौन सा राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था? तो बरार जो राज्य था वो सबसे शक्तिशाली था दक्षिण का उस समय। आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इकबाल नामा ई जागरी जहांगीरी, इकबाल नामा ई जहांगीरी, इकबाल नामाई जहांगीरी पुस्तक का लेखक है कौन? मुतामद खान। अगला क्वेश्चन से, तुलसीदास किसके शासनकाल में रहे थे? तो अकबर के शासनकाल में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अकबर के मुख्य भवन कहाँ पर स्थित हैं? अकबर के मुख्य भवन फतेहपुर सीकरी में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं नामा। ठीक है, 1576 में अकबर, वहीं से आप देखते हैं शुरू होती, वहां से भी हुमायूं नामा अकबर के बारे में भी बताती है, और हुमायूं के बारे में तो है ही। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी गई एक रचना है। नूर अल दीन जहांगीर इसका पूरा नाम है। आत्मकथा है जहांगीर की, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर ने स्वयं लिखा है। आत्मकथा खुद ही लिखी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो तारीख मुबारक शाही इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, बाकी जो है सारी रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। तुगलकनामा, असिका, नफिस। अगला प्रश्न, चित्रकला का महानतम संरक्षक कौन था? चित्रकला का महान संरक्षक था जहांगीर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अकबर ने किस सिख गुरु को वर्तमान अमृतसर भूदान के रूप में दिया था? तो रामदास जी को दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, शाहजहां ने कौन से नहरों का निर्माण करवाया था? तो जो है फैज और शाह नाम की नगरों का नहरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से शासकों में से कौन सबसे अधिक उदारवादी था? इनमें सबसे उदारवादी था अकबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उलेमा कौन होते थे? मुस्लिम साधुओं को उलेमा कहते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल का मुख्य शिल्पकार कौन था? ताजमहल का मुख्य शिल्पकार था, ठीक है, कौन था भैया? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ऑप्शन में नहीं तो डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, कश्मीर का अकबर कौन जाना जाता है? कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? महाभारत का फारसी अनुवाद इनमें से कौन सा है? देखिए, रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। युद्ध की किताब, रजमनामा का मतलब होता है युद्ध की किताब, अकबर ने करवाया था इसको 1582 में। शाहनामा किसकी रचना है? शाहनामा, शाहनामा जो है फिरदौसी की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। फारसी भाषा में लिखी गई है, महाकाव्य है शाहनामा। ठीक है, हकीम अबुल कासिम फिरदौसी इनका पूरा नाम है। 1010 ईस्वी में पुस्तक जो है लिखी गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कुरान पर एक टीका लिखी है? कुरान पर एक टीका जान बेगम ने लिखी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मध्यकालीन भारत में कान में पहनने वाले आभूषण का क्या नाम होता था? उसको बोलते थे क्या? देखिए, झांझर कहते थे। कान में पहनने वाले आभूषण को झांझर कहते थे, और गले में पहनने वाले आभूषण को चंपाकली के नाम से जानते थे। चंपाकली गले में पहनने वाला आभूषण था। ठीक है, चंपाकली। आगे देखेंगे, कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता बढ़ाने में योगदान किया था? तो कवि चंडीदास जी ने बंगाली भाषा की लोकप्रियता को बढ़ाने का काम किया था। निम्नलिखित में से किसे कृतिवास ने जंगली में अनुवाद, मतलब कि कृतिवास ने बंगाली में अनुवाद किया? रामायण को बंगाली में अनुवाद किया था कृतिवास, रामायण का। अगला प्रश्न, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का काल किसके द्वारा किया गया? कत्ल किसके द्वारा किया गया? तो अबुल फजल का कत्ल जो किया गया था, वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा किया गया था। सलीम के कहने पर 1602 ईस्वी में इसकी मृत्यु करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मदद ए मास जाना जाता था। मदद ए मास की बात की जाए तो धार्मिक व्यक्तियों को दिए गए भूदान को मदद ए मास के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरीके से आपका और भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये आपका वैकल्पिक पेपर जो है 1 आपका हो गया, आधुनिक जो है, जिसमें हमने बता दिया आपको क्या बेटा, जिसमें हमने भारत का जो है सामाजिक और आर्थिक इतिहास आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसके बारे में आपका हो गया। अब अगला जो आएगा उसमें हम चर्चा कर लेंगे, चाहे आधुनिक विश्व का इतिहास वाला भी बता देंगे, भारत में राष्ट्रवाद का भी आने वाला है। तो परेशान नहीं होना आपको, बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना किसी बात का। आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शुक्ला डी पॉइंट और BA करिकुलर को करिकुलर इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।